अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीरीज। मैं हूं सकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे ADFIA के ही हवाले से या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जी इसकी तैयारी कैसे करें, इसको तैयार किस तरह से करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अलग-अलग सेक्शंस जो हैं उनको किस तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि दिस सीम्स लाइक अ ह्यूज टास्क कि आपने ऐसे किस तरह से तैयार करना है, कितने तैयार करने हैं, कौन से तैयार करने हैं, क्या उनमें से आपका पास हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। मैं आपके लिए वही ADFIA के केस 149 जिसका पेपर मार्केट में या फिर ओपनली मौजूद नहीं है वही लेके आया हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एक दफ़ा। उसी के साथ मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड की हैं ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सकें। किस तरह से प्रिपेयर करना है आपने जनाब? Tips to prepare a essay for descriptive test. First of all, prepare the traditional topics. ट्रेडिशनल टॉपिक से मेरी मुराद क्या है? एजुकेशन, डेमोक्रेसी, IT, मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीडम, जेंडर इश्यूज, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, वॉर एंड पीस, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। ये हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। इसके अलावा करप्शन आ सकता है, इसमें गुड गवर्नेंस आ सकता है, रूल ऑफ लॉ आ सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आपने थोड़ा सा सेफ भी खेलना है, बट यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एज वेल, ठीक है। दिस विल बी अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। ये मिक्सअप होगा इफ़ यू गेट अ गुड टॉपिक जो कि आपने तैयार किया हुआ है और वो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसको अटेम्प्ट कर लें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रेडिशनल टॉपिक्स। ट्रेडिशनल जो है वो हर बंदे ने ही तैयार किए होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं जब वन पेपर के बाद इसको देने जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो CSS PMS क्वालिफायर भी हैं या PMS CSS दिया होता है उन्होंने, ठीक है। तो उनके भी ये टॉपिक्स ऑलरेडी तैयार होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि जिनके इनके अलावा कम टॉपिक्स तैयार होते हैं, जैसे कि इकॉनमी वाला है, ठीक है। अब इकॉनमी वाला टॉपिक ऐसा है कि हर बंदा जो है इकॉनमी से भाग ही रहा होता है। इकॉनमी को हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, हम उसके ऊपर ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों की। तो अगर मैं होता तो मैं इनमें से टॉपिक नंबर 3 ही अटैम्प्ट करता। तो पहले तो आपने जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक सेफ पॉइंट रहे कि अगर मुझे नॉन ट्रेडिशनल या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं आता तो फिर मैं उनमें से ही कर लूँगा जो मुझे अच्छा आता है, ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ज़्यादातर यही हैं। इनकी दो दो तीन तीन डायमेंशन कर लें, दैट शुड बी सफिशिएंट। कॉज इफेक्ट सॉल्यूशंस हो गए, या फिर एक तो टिपिकल जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में, जैसे एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, खैर ये तो ऑलरेडी आ भी चुका है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ बेन और बून फॉर टेक्नोलॉजी या फिर फॉर द वर्ल्ड एट्सेट्रा, इस तरह के आ सकते हैं। चलें जी। अच्छा, आगे जो है ऐसे को मैनेज करने के हवाले से है कि नॉर्मली हम 1500 या 2500 वर्ड का ऐसे लेके चलते हैं। तो अगर हमने 1000 वर्ड का ऐसे लिखना है और उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी लिखने हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। वो क्या है? एक ये है कि जी रिड्यूस इंट्रो एंड कंक्लूजन लेंथ टू अराउंड 130-140 ईच। 130-140 वर्ड के अराउंड आप इंट्रो और कंक्लूजन को रिड्यूस करेंगे। वो कैसे करना है ये आपकी आर्ट के ऊपर है। बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आर्गूमेंट को थोड़ा सा कंसाइज करना शुरू करें या फिर कंप्रेस करके उसको स्क्वीज करना शुरू करें। बाद में आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन और फिर आपका इंट्रोडक्शन जो है कंक्लूड हो जाएगा। तो ये 130-40 के अराउंड अगर आप कर लेते हैं तो यू आर सक्सेसफुल इन दिस एक्सरसाइज। सिमिलरली रिड्यूस पैराग्राफ लेंथ टू अराउंड 70-80 वर्ड्स पर पैराग्राफ, ठीक है। पहले जहाँ पे आप ऐसे का पैराग्राफ 100 वर्ड्स का लिखते हैं या फिर 110 वर्ड्स का लिखते हैं, वहाँ पे आप 70 से 80 वर्ड या 70-75-80 वर्ड का लिखेंगे। तो ये आपका ऐसे जो है ऑलमोस्ट 8 से 10 पॉइंट्स का अगर आप ऐसे पूरा लिखते हैं तो दिस शुड कवर दैट। 950 हज़ार वर्ड के अराउंड ये चला जाएगा। बेहतर है कि आप 9 से 11 पॉइंट्स का एम करें कि ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स मैं लिखूंगा, तो दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव एसे। अच्छा जी, गिव रेफरेंसेस ओनली इन एसे नॉट इन आउटलाइन। आउटलाइन जाहिर है आपने बनानी ही बनानी है, आउटलाइन आपके लिए मस्ट है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आउटलाइन छोड़ें। आउटलाइन शोज यू कि भाई आप एक सीरियस CSS या PMS के एस्पायरेंट हैं और आपने तैयारी की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिसने सिर्फ
MCQs को रट्टा मारा था और उसके फ़ौरन बाद वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने आ गए। आई थिंक दैट कास्ट शैडो ऑन योर प्रिपरेशन। सो बेहतर है कि आप अपना जो आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपने आउटलाइन बनानी है, लेकिन उसके अंदर एग्जांपल्स या केस इन पॉइंट्स वगैरह ऐड करने के लिए रेफरेंसेस जो हम ऐड करते हैं उनको छोड़ के आप उनको ऐसे के अंदर ले जाएं, वहाँ पे आप ब्लैक पॉइंटर से लिख दें। क्या है कि जो 1000 वर्ड्स का ऐसे है ये एग्जामिनर पूरा ही पढ़ेगा, ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये CSS का एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ पेपर्स थोड़े होते हैं, लाइक कोई 400 पेपर होगा, कोई 800 होगा, कोई 50 होंगे, कोई 90 होंगे। तो एग्जामिनर जो है वो पूरा पढ़ लेता है, ऐसे उसको इशू नहीं होता है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है। तो वो आपका ऐसे पूरा पढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो बेहतर है कि आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे भी काम करें। यही वजह है कि आप रेफरेंसेस जब देंगे तो ब्लैक पॉइंटर से उनको लिखेंगे, बाकी सारा आप ब्लू से लिख रहे होंगे। ठीक है जी। तो उसके अंदर वो अच्छा भी लगेगा, रेफरेंसेस भी आ जाएंगे, पेपर भी खूबसूरत लगेगा और आपका ऐसे कंप्लीट भी होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। स्टे रेलिवेंट एंड स्टे सेफ। ऐसे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खूबी है मेरे ख्याल में वो स्टे रेलिवेंट है, कि अगर आप रेलिवेंट नहीं रहते तो आप शायद ऐसे कभी भी पास नहीं कर सकेंगे। सो बेहतर है कि आप रेलिवेंट रहें, इधर उधर जाने के बजाय या एमी पॉइंट्स ऐड करने के बजाय कि मैं बहुत ज़्यादा तुरब हाँ बनने जा रहा हूँ, वो बनने के बजाय आप रेलिवेंट रहें तो आप सेफ हैं, आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। 9 से 11 पॉइंट्स का टारगेट रखें या 8 से 10 पॉइंट्स का टारगेट रखें, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। टोटल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी वगैरह, पैराग्राफ सारे और कंक्लूजन मिला के। चलें जी, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के 3 टॉपिक्स ये थे जो कि ADFIA में आए थे हमारे बैच में। तो जाहिर है कि इसमें अब पैलेस्टाइन इशू वाला इसमें नहीं है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? प्रिपेयर अर्ली एंड देन ऐड सम पॉइंट्स इन द वीक बिफोर एग्जाम। जो 4-5 टॉपिक्स आपके सिलेबस आउटलाइन में गिवन है, टिपिकल हैं, सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, उनको आप पहले ही तैयार कर लें। ठीक है। उससे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशन या CPEC या पाकिस्तान US रिलेशंस, अफगानिस्तान क्राइसिस, और भी चौथा एक क्वेश्चन था कश्मीर इशू। उनको आप एक दफ़ा तसल्ली से अच्छी तरह से अभी तैयार कर लें अगर आपके पास टाइम है, या फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे के फ्री होते हैं, आपको पता है कि आपका पास हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप उसी वक्त उनको तैयार करना शुरू हो जाए। आपका एंड के ऊपर टाइम बच जाएगा, आपको पता होगा कि मैंने इनको तैयार किया हुआ है, मुझे पता है मेरे नोट्स यहाँ पड़े हुए, मैंने उधर से सारा तैयार कर लेना है। सिर्फ 1-1.5 हफ्ता पहले जब आपने तैयारी शुरू करनी है दोबारा से, तो आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं जी पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में, क्या नया हो रहा है आजकल CPEC का, कौन सी नई फेज़ शुरू हो रही है, उसके ऊपर अपडेट क्या है, उसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, अफगानिस्तान को इंटीग्रेट करना है नहीं करना, चाबहार पोर्ट जो है उसको लिंक कर रहे हैं CPEC के साथ। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे, आपका वो पूरा तैयार हो जाएगा। प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स गिवन दैट सिलेबस ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस पे आपने वो जो टॉपिक्स सिलेबस में गिवन है उन्हीं को करना है। ठीक है, उनके बगैर आप नहीं जा सकते, पेपर में बैठना भी नहीं। अगर अभी भी आप देखें तो ये इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, सॉरी इन अफगानिस्तान और थ्रेट्स टू सीपीएक प्रोजेक्ट्स, ये दोनों ही सिलेबस में से ही आए हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS करंट अफेयर दैट कैन हेल्प यू अलॉट। अगर आपने CSS करंट अफेयर्स प्रिपेयर करे हुए हैं तो लाजमी बात है कि आपने अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या फिर पैलेस्टाइन इशू भी प्रिपेयर किया होगा, आपने यमन क्राइसिस प्रिपेयर किया होगा, आपने ट्रेड वॉर प्रिपेयर की होगी, आपने क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर किया होगा, आपने डी न्यूक्लियराइजेशन या फिर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का के बारे में प्रिपेयर किया होगा, आपने रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल प्रिपेयर किया होगा, आसियान या सार्क के बारे में किया होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ CSS एस्पायरेंट, यू शुड रीड न्यूज़पेपर एंड JWT ऑफ 3 मंथ्स प्रायर टू द एग्जाम्स। तो आपको जब पता है कि 2-3 महीने तक एग्ज़ाम आ जाने हैं, उससे पहले आप 2-3 महीने स्टार्ट कर दें वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन पढ़ना। ठीक है, लोकल तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके बारे में भी रहनुमाई लेना शुरू करें। वहाँ से भी आई थिंक 3 महीने में 4 महीने में आपके जो वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन है उनमें तकरीबन मटेरियल एक दफ़ा रिपीट हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को वो टच कर देता है। और अगर टच नहीं भी करता तो जितने टॉपिक्स आप वहाँ से प्रिपेयर करते हैं आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरे पास इस एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए और इस वक्त क्या चल रहा है, और
आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इस सिचुएशन किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, मे भी सारी चीज़ें उसमें ना लिखी हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन पढ़ते हैं 3 महीने तक, तो आई थिंक कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इवन इफ़ के सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपके सिलेबस से बाहर से आ जाए, जैसे कि पैलेस्टाइन इशू है, यमन क्राइसिस है, सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक है, या फिर ट्रीटी ऑफ लुज़ैन जो है वो एक्सपायर हो गई है 23 में, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में आ जाती हैं। अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो वो आपको याद भी रहेंगी, या एटलीस्ट आप उनको अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आगे आते हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामियात। पहली बात, कवर द सिलेबस एज मेंशन। इस्लामियात और पाकिस्तान का जो सिलेबस अगर मेंशन किया गया है उसको आप कवर करें। मेमोराइज द रेफरेंसेस गिवन इन सिलेबस एंड इन सीएसएस आउटलाइन। सीएसएस की जो सिलेबस आउटलाइन है उसमें, और जो आपका ये पोस्ट का सिलेबस होगा उसको आपने उसमें देखना है कि रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं या ऑथर्स के, उनको आप मेमोराइज कर लें ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। अच्छा, बात यह है कि इसमें भी क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फॉर एग्जांपल नोट ऑन इस्लामिक एथिक्स, ये भी डायरेक्टली सिलेबस से नहीं आया, जो कि हमारा स्पेसिफिक जो कंसाइज सिलेबस मैंशनड है। सिमिलरली पॉलिटिकल एंड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये भी डायरेक्टली उधर मैंशन नहीं था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज आल्सो एन ऑफशूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, बट नॉट डायरेक्टली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफशूट है, मैं मानता हूँ उसको कि उसके अंदर आ जाता है, लेकिन सिर्फ जो हम तकिया करके बैठे होते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जस्ट जनरल हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे या फिर याद करेंगे, ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के पेपर को अगेन कवर करने के लिए आप क्या चाहिए, आपने एक तो सीएसएस की तैयारी करनी है, सीएसएस या पीएमएस की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो कर लें। ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे फिर भी एटलीस्ट आपने सिलेबस लाजमी कवर किया हो। ठीक है, सिलेबस कवर करने से ये है कि आपको एक दो क्वेश्चंस आ ही रहे होंगे, कोई ना कोई आपको आ जाएंगे, लग जाएंगे, लेकिन इट इज़ बेटर टू हैव चॉइस, के आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हों और आपको ज़्यादा चीज़ें आती हों, तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा आता है, मैं उसको करूँगा। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स है, तो पाकिस्तान अफेयर्स को आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको तो लाजमी करना है, उनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा ही होगा। उसके अलावा पाकिस्तान की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट है या फिर काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन बहुत हॉट टॉपिक है, ये भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते थे या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। और सिमिलरली नोट ऑन इस्लामिक एथिक्स। अब इस्लामिक एथिक्स जो है डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है भाई इस्लामिक एथिक्स क्या है। इस्लामिक एथिक्स है जी जस्टिस, इंसाफ करना। इस्लामिक एथिक है जी बराबरी, इक्वालिटी। इस्लामिक एथिक है जी इस्लामिक डेमोक्रेसी, के इस्लाम के मुताबिक जो है जो नॉलेजेबल डेमोक्रेसी होती है उसको प्रमोट किया जाए। इस्लामिक एथिक है जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ज़कात का जो सिस्टम है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, सिमिलरली टॉलरेंस है इस्लामिक एथिक्स, और वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ है, एंटी रेसिज्म है, सारा कुछ है, यू नेम इट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इस्लामिक एथिक्स। बस आपको इन पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर आप इनके ऊपर नोट लिख सकते हैं। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म अच्छे से कर लिया है तो 6-7 पॉइंट्स निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है, और 6-7 पॉइंट्स दो शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू अटेम्प्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन ऑन 5 to 6 पेजेस ऑफ एफपीएससी आंसर शीट। तो ये थी जी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिपरेशन। अब उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किसी भी पोस्ट का आता है आपका एफपीएससी का स्पेशली, तो उसका सिलेबस देख के या उसको उसके हवाले से आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। इसके अलावा जुड़े रहें चैनल के साथ, आपके लिए मैथ्स की वीडियोस इंशाल्लाह कल से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कहीं नीचे जाके आप ढूंढ सकते हैं। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।